नमस्कार। आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो विभाजन है, उस विभाजन को हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में यह जो भारतेंदु युग है, जिसकी समय सीमा 1850 से लेकर के 1900 तक बताई जा रही है, इस भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन करेंगे, इसके विषय में देखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो भारतेंदु युग है, इसकी समय सीमा 1850 जो कि भारतेंदु जी के जन्म से संबंधित है। भारतेंदु जी 1850 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु जो है 1885 में हो गई थी। तो इनका अगर आप देखेंगे, संपूर्ण जीवन काल देखेंगे तो केवल 35 वर्ष का इनका जीवन काल था। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे, यह जो 1900 है, शुरुआत तो 1850 से हो गई, लेकिन यह जो 1900 है, 1900 पर ही जाकर के समापन क्यों माना जा रहा है? 1900 पर जाकर ही इसको समाप्त क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में हुआ था, जिसके यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बनाए गए थे। तो चूंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन पहली बार 1900 ईस्वी में हुआ था, इस वजह से 1850 से लेकर के 1900 तक का यह जो समय है, इस समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो यह जो लगभग 50 वर्षों का जो समय है, इस 50 वर्षों के समय में भारतेंदु जी का व्यक्तित्व, कृतित्व इतना छाया रहा कि सभी विद्वानों को इस युग को, इस काल को उनके विराट व्यक्तित्व के कारण भारतेंदु युग कहने में या उसका नाम भारतेंदु जी के नाम पर करने में किसी प्रकार की कोई भी कह सकते हैं कि असहमति नहीं है। लेकिन इसी में देखेंगे थोड़ा सा, भारतेंदु जी का जो नाम है, भारतेंदु जी के नाम से जो नामकरण किया गया है, उसी में कुछ बातों को ऐड करते हुए, कुछ चीज़ों को और दर्शाने के लिए डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे क्या बताया है? इन्होंने कहा कि पुनः आम जनता का साहित्य बनने के कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है। तो डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि यह जो हिंदी साहित्य है, यह जो हिंदी काव्य है, हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं, इनमें हम जब जाते हैं रीतिकाल में, तो रीतिकाल में जो भी रचनाकार हो रहे थे, जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी, वह रचनाएं राज दरबार तक सीमित थी। राजाओं के ऊपर, उनके रानियों के ऊपर, उनके दरबार में रहने वाली नृत्यांगनाओं के ऊपर, इसी प्रकार से रचनाएं राज रियासत में रह गई थी। इसी वजह से डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है कि यह जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के जो काव्य हैं, जो यहाँ रीतिकाल में आकर के पथ भ्रष्ट हो गए थे या कह सकते हैं अपने रास्ते से हट गए थे, वे एक बार फिर से जब आधुनिक काल शुरू होता है, तो आधुनिक काल में एक बार फिर से सही रास्ते पर आते हैं, सही पटरी पर आते हैं। इसी वजह से डॉक्टर नागेंद्र जी ने इस युग को पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है। अर्थात जो रीतिकाल में जो कवि सो गए थे, जिस विषय वस्तु को लेकर रचनाएं लिख रहे थे, वो आम नागरिकों के लिए, आम जनमानस के लिए वह विषय वस्तु नहीं था। लेकिन आधुनिक युग में आकर के भारतेंदु युग से एक बार फिर से गाड़ी पटरी पर आती है, सर्व समाज के लिए रचनाएं लिखी जाती हैं। इस वजह से डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसको पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है। और आगे देखें तो देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जिन्होंने इस युग को आदर्शवादी गीत मुक्तक काव्य परंपरा के नाम से भी पुकारा है। तो भारतेंदु के नाम से तो फेमस है ही, लेकिन जो थोड़े बहुत तर्क हैं, जो थोड़े बहुत अन्य नाम हैं, उनमें आपने पुनर्जागरण काल का नाम सुना। ऐसे ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीत मुक्तक काव्य परंपरा का काव्य भी कह करके पुकारा है। आगे देखिएगा, इस युग के साहित्य में राष्ट्रभक्ति परक काव्य अधिक लिखा गया है। तो यह जो समय था भारतेंदु युग की जो
रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो भी विषय वस्तु है वह विषय वस्तु राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, राष्ट्रभक्ति को अपने अंदर समाहित किए हुए है। मूल जो कथ्य है, मूल जो विषय है वह राष्ट्रभक्ति से संबंधित है। तो आगे देखते हैं, यह जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के जो कवि हुए, जो भी रचनाकार हुए, उन रचनाकारों को भारतेंदु मंडल के कवि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जितने भी कवि हुए, जिन लोगों ने भारतेंदु जी को अपना एक प्रकार से आदर्श माना, जिन्होंने भारतेंदु जी के दिशा निर्देशों का पालन किया, उन सभी को लेकर के एक मंडल का गठन किया गया। यह एक मंडल के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जिसे भारतेंदु मंडल के कवि के रूप में चिन्हित किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। तो परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कवि ऐसा था या कौन साहित्यकार ऐसा था जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने भारतेंदु मंडल के, इस मंडल में बहुत से कवि थे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लगभग 6-7 कवियों के लिए एक सूत्र बनाया है। इस सूत्र के माध्यम से आप महत्वपूर्ण कवियों को, जो फेमस लोग हैं, उन लोगों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो भारतेंदु मंडल है, भारतेंदु मंडल के अंतर्गत किन किन कवियों को काउंट किया जाता है। तो आप सूत्र अगर देखेंगे, सूत्र के माध्यम से देखेंगे, तो भारतेंदु मंडल के कवि का जो सूत्र है वह है, बाबू बद्री नारायण की प्रजा राधा राधा कहती है या राधा राधा जपती है। चूंकि जपती का, कहती का कोई अर्थ नहीं है, तो आपको जो भी आसान लगे आप वह कर सकते हैं। तो सूत्र को देखेंगे बाद, सूत्र क्या कर रहा है, सूत्र कर रहा है, बाबू बद्री नारायण की प्रजा, बाबू बद्री नारायण की प्रजा राधा राधा कहती है, या बाबू बद्री नारायण की प्रजा राधा राधा जपती, राधा राधा, या फिर क्या कर सकते हैं, बाबू बद्री नारायण की प्रजा राधा राधा जपती है। तो जो आपको आसान लगे, चाहे जपती है और चाहे कहती है। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग छिपे हुए हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाबू, तो बाबू से आप हिंदी साहित्य में सुने होंगे, बाबू के नाम से बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। तो बाबू का अर्थ हो गया बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। और फिर देखिए यहाँ पर दिए गए बद्री नारायण, तो देखिए बद्री नारायण से हो गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके विषय में। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर की का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो प्रजा है, प्रजा को बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। इस प्रजा में 3 नाम, 3 साहित्यकार छिपे हुए हैं। तो यहाँ देखिए प्रजा, प्र से हो गया प्रताप नारायण मिश्र, प्रजा का जो प्र है उससे हो गया प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के एक बहुत ही कह सकते हैं सशक्त हस्ताक्षर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए प्रजा का जो ज है, उस ज को डिफाइन करेंगे तो ज से हो गया जगमोहन सिंह, इनका जो सही नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो हमने यहाँ पर जो लिखा वह लिखा जगमोहन सिंह। अब देखना यह छोटा ज है, यहाँ पे बड़ा ज लगा हुआ था प्रजा, तो देखिए ज में हम और अ जोड़ रहे हैं, तो ज में अ जोड़ दिया अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। तो प्रजा में आप देखें 3 नेम छुपे हुए हैं, 3 साहित्यकार हैं, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह और आ से अंबिका दत्त व्यास। तो देखिएगा प्रजा हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ राधा राधा, तो राधा राधा शब्द 2 बार आया है, दोनों को अलग अलग नामों से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राधा राधा, राधा पहले राधा, इसको हम आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नामों को राधा से याद करना है, राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास। तो यह जो समय है, इस समय में यह जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवियों में मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र नंबर 1, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन नंबर 2, प्रताप नारायण मिश्र नंबर 3, जगमोहन सिंह नंबर 4, अंबिका दत्त व्यास नंबर 5, राधा चरण गोस्वामी नंबर 6 और राधा कृष्ण दास नंबर 7।
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नाम मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताया। इसके साथ साथ अगर हम मान ली कुछ और नाम बढ़ाना चाहें जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे सूत्र में नहीं आए हैं, तो एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, तो ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं भारतेंदु मंडल के कवियों में। इसी प्रकार एक नाम और है नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी। तो अब देखिए 7 यहाँ पे थे, 2 और बढ़ गए आपके, 7 2 9 हो गए। तो हम अब भारतेंदु मंडल के एक एक कवियों के विषय में आपके साथ अध्ययन करेंगे, एक एक कवियों के विषय में देखेंगे और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कौन कवि बड़ा है, कौन कवि छोटा है। आप बहुत ही आसानी से सभी कवियों के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।